नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बिहार विधानसभा में दूसरे दिन भी प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। शेष 51 विधायकों का शपथ ग्रहण की कार्रवाई हुई पूरी। सर्वसम्मति से नहीं होगा विधानसभा स्पीकर का चुनाव, महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा। हाजीपुर में युवती को जलाने के मामले पर विधानसभा के बाहर भाकपा माले ने किया हंगामा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, पूछा जो किसी सदन का सदस्य नहीं उसे क्यों बनाया शिक्षा मंत्री। और बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी, कैदियों के बीच मची हड़कंप, हुए आपत्तिजनक सामान बरामद। अब खबरें विस्तार से। 17वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी 53 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया गया। विधानसभा क्षेत्र संख्या 2001 से 2043 के अलावे 1 से क्रमांक संख्या 200 के बीच में जो विधायक शपथ कल नहीं ले सके थे उन्हें भी शपथ आज दिलाया गया। बता दें कि सत्र के पहले दिन कई विधायक अनुपस्थित रहे, जिसके कारण वे शपथ नहीं ले पाए थे। बिहार में इस बार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दरअसल मंगलवार को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होना था। इसको लेकर महागठबंधन ने भी अपना एक चेहरा स्पीकर के पद के रूप में मैदान में उतार दिया है। महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं, की तरफ से राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के रूप में उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके नाम पर मुहर महागठबंधन की बैठक में लग गई है। दरअसल स्पीकर के पद के लिए मंगलवार को नामांकन होना है और इसके पहले से ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इस बार महागठबंधन के नेता भी स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। इसको लेकर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस और वाम दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगी। अवध बिहारी चौधरी के नामांकन के लिए खुद विधानसभा सचिव के कक्ष में तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि अवध बिहारी चौधरी अनुभवी हैं, कई बार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में राजद के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। नामांकन करने के लिए जो भी औपचारिकता है वो हमने पूरा किया है। हम लोगों को विश्वास है कि हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद बहुत ही अहम होता है। अध्यक्ष पद पर जो भी बैठता है उसे पार्टी से ऊपर उठकर सोचना होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता के साथ हमारी बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों का राय था कि महागठबंधन की तरफ से कल जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी अपना उतारा जाए। तो हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया है कि सिवान से जो जीत के आए हैं, जो सबसे अनुभवी रहे हैं, कई बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, विधानसभा के सेक्रेटरी को हम लोगों ने जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन का, उसको हम लोगों ने जमा किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जीत इसमें होगी। और बिहार विधानसभा का स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही अहम होता है। पार्टी से ऊपर उठ करके सदन को बैलेंस करके, संतुलन बना करके, चाहे सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी लोगों को पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है। जो हाउस की कार्यवाही से लेकर के
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हाउस चले और जनता के जो मुद्दे हैं वो उसका जल्द से जल्द समाधान हो, बिना भेदभाव किए हुए सभी सदस्यों की बातों को, उसके लिए उचित कार्रवाई जो हो सके वो स्पीकर को करना पड़ता है। और एक जिम्मेदारी भरा पद, एक बड़ा पद होता है जिसका हमको लगता है कि इसके लिए अनुभव की काफ़ी आवश्यकता होती है। और अवध बिहारी चौधरी जी इन मामलों में कई बार सदस्य बिहार विधानसभा के चुने गए। पहली बार ये बिहार विधानसभा के सदस्य 1985 में चुने गए थे और उसके बाद से लगातार कई टर्म ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और हर एक तरीके से सबसे उपयोगी उम्मीदवार हम लोगों ने पेश किया है। और पूरा भरोसा है कल सदन में जो है हम लोगों पर, अवध बिहारी चौधरी जी पर सभी सदस्य जो है विश्वास करके मिलजुल के तय करेंगे। अगर सभी विधायकों का राय होगा कि नहीं खड़ा करना है तो खड़ा किया जाएगा। अभी तक उसको तय नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अभी बैठेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो नहीं कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने तय कर लिया है, तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि उम्मीदवार उतारा जाएगा विधानसभा? नहीं, हमसे तो बात है, कल भी बात है। अभी हम लोग बैठेंगे, उसको चिंतन करेंगे और अगर सभी विधायक कहते हैं कि नहीं खड़ा करना चाहिए तो निश्चित तौर पर जनमत तो पूरे बिहार में जनता ने हमें दिया था। निश्चित तौर पर ये अपहरण करके वोट्स को आप सरकार बना लिए हैं। निश्चित तौर पर अगर सभी विधायक कहेंगे तो हम लोग कैंडिडेट 12 बजे तक नामांकन का टाइम है। बस अभी तेजस्वी यादव जी भी आदरणीय आ रहे हैं, अभी हम लोग बैठेंगे और मिलजुल के बैठ के तय करेंगे और तय करने के बाद आपको बताएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि सब परिवार करोड़ों के गबन के आरोप को शिक्षा मंत्री बनाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सब परिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश कुमार को ऐसी क्या मजबूरी है जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय ऐसे कारनामे करने वाले मंत्री को बनाया जा रहा है। उधर हाजीपुर में युवती को जलाने के मामले पर बिहार विधानसभा के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने हंगामा किया। भाकपा माले के विधायकों ने राज्य में किडनी रैकेट चलाने का आरोप नीतीश सरकार पर लगाया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा की मांग की। की हत्या को आत्महत्या की साजिश बताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुलनाज की हत्या को आत्महत्या की साजिश बताना बंद करो। को बचाने की भाजपाई सरकार और नीतीश कुमार की सरकार साजिश करने में लगी हुई है। गुलनाज की हत्या को आत्महत्या बताने की साजिश के तहत वो गुलनाज की मां के मकान के बगल में एक जरीना खातून नाम की महिला है, उसके जरिए टीवी में ये सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है कि गुलनाज ने आत्महत्या की है। दरअसल गुलनाज की हत्या की साजिश के तार वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तार से जुड़े हुए हैं। दरअसल गुलनाज की जो बड़ी बहन है नासरीन, आज से 7 साल पहले नासरीन को जरीना खातून ने बेच दिया, जो शादीशुदा लड़की थी उसको भी बेच दिया था। और सैमुना जो गुलनाज की मां है, सैमुना खातून के पुलिस के पास शिकायत करने के बाद उसकी नासरीन की बरामदगी हुई थी और नासरीन को कोर्ट में बयान दिलवा के उसकी नासरीन की मां यानी गुलनाज की मां सैमुना खातून को सौंपा गया था। इसलिए एक दूसरी साजिश हो रही है कि गुलनाज की हत्या को आत्महत्या बता के अपराधियों को, दरिंदों को बचाने की साजिश हो रही है। ये साजिश बंद करें और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 100 दिन के अंदर सजा देने की कोशिश करे सरकार, इसकी गारंटी करे। और सरकार ने इस घटना को 15 दिन तक क्यों छुपाई, इसकी भी जांच हो। प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी के सस्पेंशन से बात नहीं होगी, उन पर मुकदमा हो, उनको जेल में डाला जाए, यही हम मांग करते हैं। नहीं तो
बिहार को हथरस बनाने की साजिश हम लोग बिहार की जनता भाकपा माले कभी नहीं होने देगी। हम सड़क से संसद तक, ये सड़क से जो है विधानसभा के सदन तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो भाकपा माले किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हथरस की घटना जहां पर बलात्कार हुआ, उसकी गला दबा दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और सबसे जो शर्मनाक बात हुआ कि लड़की के मृत्यु के बाद उस परिवार को लाश भी नहीं सौंपा गया। यह सबसे घृणात्मक बात है और वही तरीका बिहार में लाने की जो कोशिश हो रही है, भाकपा माले उसको नहीं चलने देगा। हमारी मांग है कि उन सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करके एसपीडी ट्रायल किया जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। दूसरी जो बात है कि अभी बिहार में किडनी तस्करी का काम चल रहा है जोरों पर। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और कंकड़बाग में जो किडनी तस्करी का काम हुआ है, जो किडनी निकाला गया है, उससे डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार करके और उसको सजा दिलवाने का काम सरकार करे। मर गई जब बच्ची तो ले जा करके माँ बाप को दिया नहीं लाश और ले जा करके पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। ठीक इसी तरह से गुलनाज का मामला है। वैशाली में एक गरीब बेटी के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन तेल छिड़क करके उसको जला दिया गया। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन 15 नवंबर को बीत जाने के बाद भी अभी तक जिले में धान की खरीदारी की शुरुआत नहीं देखने को मिली है, जिससे किसान काफी मायूस दिख रहे हैं। बता दें कि जिले में धान की कटाई शुरू हो गई है और किसान अपनी फसल को बेचने के लिए सशंकित हैं, क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन ने धान खरीद का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, न ही कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई है। चुनावी गतिविधियों में व्यस्तता के कारण इस बार धान अधिप्राप्ति पिछड़ सकती है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को धान की खरीदारी की शुरुआत की घोषणा होती है, लेकिन इस बार अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है। डीएम पंकज दीक्षित ने बताया कि जल्द ही इसको लेकर कृषि टास्क फोर्स की बैठक होगी। फिलहाल जो धान कट रहे हैं उसमें नमी की मात्रा अधिक है। बता दें कि रोहतास जिला में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की फसल होती है और इस बार भी बम्पर उपज होने की संभावना है। ईद को लेके सारी तैयारी हो गई है। विभाग के स्तर से भी जो नोटिफिकेशन निकलना है वो निकल गया है। टास्क फोर्स की बैठक है और अभी चूँकि जो भी धान कट रहा है उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में भी मॉइस्चर ज़्यादा है। 17% मॉइस्चर का नॉर्म्स है। जैसे उस नॉर्म्स का जो भी धान आएगा उसको जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। उधर सासाराम के मंडल कारा में भी जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। डीएम पंकज दीक्षित और एसपी सत्यवीर सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार की सुबह सासाराम के मंडल कारा में जाकर हर एक वार्ड को खंगाला और कैदियों को सर्च किया गया। बता दें कि इस दौरान एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। डीएम पंकज दीक्षित के निर्देश दिए गए कि जो भी जेल के गाइडलाइन है उसी के तहत कैदियों को सजा काटनी है। बता दें कि आज कारा विभाग द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। उसी के तहत सासाराम में भी जेल के अंदर विभिन्न वार्डों की जांच की गई। उधर मंगलवार की सुबह मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंत कांत ने संयुक्त रूप से खुदीराम केंद्रीय कारा में रूटीन छापेमारी की। छापेमारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पूरे जेल परिसर में सर्च मारा गया है, जिसमें एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा, 2 छोटे चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इस छापेमारी में कई थानों की पुलिस भी शामिल थी। मंडल कारा मुजफ्फरपुर में रूटीन छापेमारी हम लोग किए हैं आज 4 बजे भोर में, और उसमें अच्छे से सब सर्च किया गया है पूरे जेल परिसर को। उसमें एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उसको जब्त किया गया है और बाकी स्थिति ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये रूटीन छापेमारी थी।
नालंदा के कराय परसुराय के सान पंचायत के 5 साल के बच्चे की हत्या को लेकर जीताराम मांझी के निर्देश पर हम पार्टी का 5 शिष्टमंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और पुलिस पदाधिकारी से मिलकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। शिष्टमंडल में युवा अध्यक्ष दिवाकर शास्त्री, प्रदेश सचिव श्रवण कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। कि आपका बेटा के साथ क्या हुआ? बच्चे के साथ पकड़ के ले गए से दुश्मन। और क्या किया? कितने साल का था? 5 साल के। 5 साल के बच्चा था। क्या मार के क्या किया था उसके साथ? पकड़ के होता पर से ले गए। हाँ, और ले जाने से बउआ के अब का किया ना के घर में उसे तो सगरो खोजने लगे। अच्छा, बउआ नहीं मिला, रोने पीटने लगे, फिर बीने हो गए, रोते पीटते उठते, फिर एने से फिर रोवी थी पीटी थी, फिर ओने से आदमी हेले तो कहा कि क्यों नहीं आहरी ने एगो लड़का फेंकल है। एने से दौड़ धूप के गेलिए, रोते कान तो देखा कि बउआ के ऊपर निकल के सब कैलन तो बउआ के गोली मारल है, एने से पार होइल है। बच्चे को गोली मारा हुआ था? हाँ, गोली मारल है। कोई दुश्मनी था क्या पहले से? हाँ, दुश्मनी था। हाँ। क्या चीज का दुश्मनी था? वो वाला घर हलो ना, ओ घर मकान जमीन के लिए? हमार ना हो, अच्छा। गोतिया के हो। अच्छा, तो वो हमें लड़ाई झगड़ा होबा हलो। तब हम ये दुई घर में तो है यही आए तो हमरा से का दुश्मनी है। लोग खाली बोला उला लियो जे के चलते कि देखला कि ओकरा से न कमते एक हम अथी कर रही जे चलते दो गो है यही एगो हमारा बुढ़ाओ के मार दो कहल दुश्मनी से गोली से मार दो। उधर पूर्णिया में भारतीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख के निर्देशानुसार उत्तर भारत कार्यकारिणी अध्यक्ष अरविंद, उत्तर भारत उपाध्यक्ष मोहम्मद हाफिज और पूर्णिया जिला अध्यक्ष की टीम के नेतृत्व में भारतीय मानवाधिकार परिषद कार्यालय पूर्णिया में होनहार बच्चों के बीच कॉपी, कलम, रबर कटर इत्यादि सामान को वितरित किया गया और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आप लोग यहाँ आज किस लिए आए हैं? हम लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि भारतीय मानवाधिकार के परिषद से हम लोग को कॉपी, कलम, किताब सब मिला है पढ़ने के लिए कि हम लोग आगे पढ़ के कुछ बने और भारतीय मानवाधिकार परिषद इसके लिए हम लोग को बहुत प्रोत्साहित किए हैं और ये और अच्छा काम करे। अगली खबर सासाराम से है, जहां दावत थाना क्षेत्र के छितनी में एक पिकअप पलट जाने से उस पर सवार 2 मछुआरों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि पिकअप पर 23 लोग सवार थे जिसमें सभी को थोड़ी बहुत चोट आई है। मृतक विजेंद्र सहनी और मुकेश सहनी वैशाली जिले के देसरी थाना अंतर्गत चांदपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? घायल तो सभी लोग हैं। कितने लोग थे टोटल? 21-23 लोग थे, ड्राइवर लगा के 23 लोग। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे तो क्या बोलते हैं बिशलपुर की तरफ जा रहे थे, डेप में मछली मारने। अच्छा, मौत कितने लोगों की हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। क्या नाम है मृतक का? मेरे पापा विजेंद्र सहनी और मेरे घर के पास का भाई लगता है वो मुकेश सहनी। कहाँ से के रहने वाले आप लोग? चांदपुरा, वैशाली जिला, थाना देसरी। अच्छा, तो इधर कहाँ मतलब कि यहाँ काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सुनील सहनी। जाते हैं जापन छतनी रोड पर वो ये गाड़ी पलट गई, ये फिर सूचना भरी थाना गई, थाना ले थाना में। कितने लोग की मौत हुई है? 2 लोग के भइल। और कितने लोग घायल हैं लमसम? यह बना जब 8 जना 8 बड़ा घायल कहता है, 8 जना बना जाए। कितने लोग थे टोटल? 22 लोग पता होता है। क्या चीज़ से थे ये लोग? पिकअप से। और कहाँ पलट गई है? छतनी हाई नेशनल पर। मतलब क्या चार्ट था, क्या था? चार्ट में कैसे उल्टा मेन रोड पर पलट गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश पासवान। कौन थाना? दावत थाना।
मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े अहियापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के निकट एक केला व्यवसायी से पहले मारपीट की, फिर बाइक से धक्का देकर नीचे गिराया और तकरीबन 2 लाख रुपए की छिनतई कर भाग गए। व्यवसायी का नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घर से निकले, उसके बाद गए पार्टनर के पास, तो वो उनका मोबाइल धराया तो मोबाइल बंद था। तो हम गए तो उनको आवाज़ लगाया तो उठे, तो हम कहें आप कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए, हम आ रहे हैं तो पैसा भेजना है। उसके बाद घर निकल गए, फिर घर से तो पैसा लेके झोला में जा रहे थे। कितना पैसा था? 2,96,000। कैसे लेके जा रहे थे? कैश था। कैसे लेके जा रहे थे? झोला में रख कर डिक्की नहीं था तो हैंडल में टांगे हुए थे। कैसे क्या हुआ वहाँ पर जब पहुँचे थे? तो वहाँ पर गए तो उधर से अपाची आया लाल कलर का, तो अपाची आया तो लात मारा तो हम पानी में गिर गए और झोला लेकर निकल गए। क्या लोग थे वहाँ? वो 2 लोग थे। कौन कलर का अपाची? लाल कलर का। हथियार तेरे भी था? ना, हथियार नहीं देखे। दोनों किस टाइप से नकाबपोश था या ऐसा नॉर्मल था? चेहरा उरा दिख रहा था? चेहरा खुला हुआ था। पहचान है उसको? नहीं पहचान रहे हैं। मुरठा नहीं। क्या करते हैं आप? केला का काम करते हैं। एक चीज बताइए, आपका पार्टनर इसके अलावा? उधर सासाराम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फिर से स्वावलंबी बनाने की और स्थानीय प्रशासन अग्रसर हुई है, जिसको लेकर नगर परिषद में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को फिर से सरकारी सहायता उपलब्ध कराने और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से काम शुरू किया गया है। बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा 10,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह को जागृत करने की पहल शुरू हो गई है। हाँ, ये स्वयं सहायता समूह सासाराम की महिला हैं। इनको ये बोला जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद अपने जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसकी कार्य को तेज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाया जाए, उनका बैंक में खाता खोला जाए और 3 महीना होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उस समूह को आरएफ दिया जाए 10,000 जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर निवासी अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में हुई संदिग्ध मौत मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जांच करने का आदेश दिया है। जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच करने के लिए पत्र लिखा था। पत्र के आलोक में आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व ही मुजफ्फरपुर के नगर थाना से भेजी गई एफआईआर की कॉपी के आधार पर मुंबई के अंबोली थाने में हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी बताइएगा कि क्या कार्रवाई का आदेश दिया गया है? क्या मुजफ्फरपुर के यह बहुत ही टैलेंटेड कलाकार थे अक्षत उत्कर्ष। इनकी मौत समस्त बिहार वासियों के लिए बहुत ही दुखदायी है और यह संघर्ष कर रहे थे मुंबई में। फिल्म सिटी मुंबई में आए दिन यह देखा जा रहा है कि बिहार के जितने भी नवोदित कलाकार जा रहे हैं उनके साथ वे लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रही है। किसी भी प्रकार की मौत हो रही है तो सबको वहाँ की मुंबई पुलिस और इवन सरकार वह सुसाइड की घटना से जोड़ दे रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और यह मानवाधिकार का समझिए कि यह घोर उल्लंघन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। जब भी वहाँ पर कोई पत्रकार अगर आवाज़ उठाते हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है। जब कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पर इंक्वायरी के लिए जा रही है उसको वहाँ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि माननीय आयोग के द्वारा इसमें हमारे आवेदन के आलोक में जो कॉग्निजेंस लिया गया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को जो अधिकृत किया गया है, हम निष्पक्ष जांच की इसमें मांग करते हैं। साथ ही साथ अगर निष्पक्ष जांच अगर नहीं होती है तो हम मुंबई सरकार महाराष्ट्र की सरकार को यह हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम महाराष्ट्र हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई में जा करके और हम रीट दायर करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ की सरकार को कानून का एहसास होना नितांत आवश्यक है।
उधर उद्घाटन के बावजूद सासाराम के सदर अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर में काम अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे वहां के मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से भवन और उपकरण को रखा गया है, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। चुनाव से पहले आनन फानन में इसका उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है, जबकि सभी तरह के यंत्र और उपकरण यहां उपस्थित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि जल्द ही मौजूदा संसाधनों में ही इसकी शुरुआत की जाएगी। उसका किया गया है हम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और उपलब्ध संसाधन में ट्रॉमा सेंटर को चालू करने की प्रक्रिया शुरू है, और जो हमारे पास संसाधन है उसमें इसको शुरू करेंगे जल्द। ट्रॉमा सेंटर शुरू हो जाएगा, जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी शुरू किया जाए। उधर मुंगेर में राजद की करारी हार के बाद राजद के जिला अध्यक्ष देवकी नंदन सिंह के नेतृत्व में छोटकी लेवारी स्थित राजद के कार्यालय में एक प्रेस का वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 165 मुंगेर विधानसभा के प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी ने कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी सदर खगेश चंद्र झा के द्वारा लोकतंत्र में मुंगेर की जनता के साथ मताधिकार का हनन किया गया है और प्रत्याशी को विशेष रूप से जिताने की कार्रवाई की गई, जिसके लिए वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उस पदाधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन पे जो फॉर्म 20 का जो डिटेल है ये है, और ये है काउंटिंग के बाद का, और ये है हमारा भिटिया जो कि मतदान के बाद इलेक्शन कमीशन के साइट पे दिया हुआ है। आप सिर्फ इस चीज़ को मिलाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह से प्रशासन यहाँ का वोट का घोटाला करके विपक्षी को प्रमाण पत्र देने का काम किया। मैं वहां मौजूद था। हमारे विरोध करने के बावजूद भी ये सारे ईवीएम का काउंटिंग होने के बाद 4 ईवीएम बचा हुआ था जो खुलना बाकी था, लेकिन उन्होंने 2 ईवीएम का मात्र गिनती किया, और वो उस ईवीएम का गिनती किया जहां पे हमारे विरोधी, हमारे विपक्षी पार्टी का वोट का मत का परसेंटेज ज़्यादा था। लेकिन मैं कन्फर्म हूं कि वो 2 ईवीएम का जो गिनती नहीं हुआ, मैंने वहां पे बोला कि उस ईवीएम का भी आप गिनती करिए वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उनके तो मन में पहले से ही ये था कि सर्टिफिकेट जो है मुझे विरोधी को देना है और जिसके पक्ष में वो काम कर रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।